हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने अपने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट को पढ़ा था और आज हम लोगों का एकेडमिक एडवांस रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर 5th लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? हम लोगों ने पढ़ना है पर्पस इन ए टेक्स्ट, के टेक्स्ट का पर्पस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इशू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम टेक्स्ट के अंदर से। उसके अलावा हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्स्ट, के टेक्स्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होती है, कि हम लोग एक पीस ऑफ लिटरेचर को, एक पीस ऑफ वर्क को कैसे उसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताएं इसकी, तो वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ओवरऑल की आइडिया टेक्स्ट का कैसे फाइंड आउट करते हैं और मेन आइडियाज़ देखेंगे कि मेन आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, की डिटेल्स देखेंगे टेक्स्ट की कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द पर्पस ऑफ ए टेक्स्ट, के पर्पस होता क्या है टेक्स्ट का और है क्या चीज़ ये। तो राइटर्स राइट फॉर अ रीज़न। जो राइटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सोच कर लिखते हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से लिखते हैं। अगर वो लिखते हैं, अपना पेन उठाते हैं, तो कोई ना कोई पीछे मोटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आ गई। सेकंड क्या है? दे हैव समथिंग टू से एंड दे हैव ए मोटिव फॉर सेइंग इट। उन्होंने कुछ कहना होता है, दुनिया को कोई पैगाम पहुंचाना होता है, और जो उन्होंने पैगाम पहुंचाना होता है दुनिया को, वो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है जो भी वो लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग देखें तो एवरी पीस ऑफ राइटिंग हैज़ ए पर्पस, कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग होती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ ए टेक्स्ट इज़ सिंपली द राइटर्स रीज़न फॉर राइटिंग। ये आपके पास आ गई पर्पस की डेफिनेशन, कि पर्पस क्या है, क्या टेक्स्ट का, कि पर्पस जो होता है किसी भी टेक्स्ट का वो सिंपली ये है कि राइटर्स रीज़न फॉर राइटिंग। मैनी टेक्स्ट हैव मोर देन वन पर्पस। अब काफ़ी टेक्स्ट होती हैं उनका मोर देन वन पर्पस होता है, बट यूजुअली वन विल स्टैंड आउट एज ए प्राइमरी, के आमतौर पर क्या होता है, किसी ना किसी का कोई एक ख़ास मकसद होता है। Readers have the job of determining the purpose or purposes of a text and understanding why the writer is writing and what the writer wants the reader to do with the text. ये रीडर के ऊपर या हम लोगों की ऑडियंस के ऊपर होता है, जो ड्रामा देख रही हो, पढ़ रही हो, या नॉवल पढ़ रहे हो, या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ रहे हो, कि वो राइटर का पैगाम जान सकें कि इस राइटिंग का पर्पस क्या था या पर्पसेस क्या थे। ठीक है, कि राइटर जो है वो कहना क्या चाहता है रीडर को इस टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पर बताया हुआ है पर्पस देखने का तरीका। सी व्हाट इज़ द राइटर्स पर्पस। एंटरटेन, आपको एंटरटेन करना चाहता है। इन्फॉर्म, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। परसुएड रीडर्स टू थिंक समथिंग, रीडर्स को एक तरह का परसुएड करना चाहता है कि वो किसी चीज़ के बारे में सोचें। कोई ख़ास चीज़ उसने बयान की होगी अपनी राइटिंग के अंदर, जिसके बारे में वो आप लोगों को बताना चाह रहा होगा कि इसके बारे में सोचें और कोई एक्शन लें। और टेक सम एक्शन, या कोई आप चीज़ देखें उसके ऊपर कोई एक्शन लें। वो आपको कोई चीज़ बताएगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि इस तरह हो रहा है हम लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर, हम लोगों के वर्ल्ड के अंदर, तो उसके ऊपर हम लोगों को, अगर वो बुरा काम है तो एक्शन लेना चाहिए। तो ये इस तरीके से चीज़ें आप लोग देख सकते हैं राइटिंग की, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर की, कि अगर किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर राइटर का पर्पस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जैसे व्हाट इज़ योर पर्पस फॉर रीडिंग दिस टेक्स्ट, कि अभी आप लोगों का क्या पर्पस है इस वीडियो को देखने का, इस लेक्चर को लेने का। तो आपका भी कोई ना कोई पर्पस है, तभी आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं बैठ के और यहाँ पर समझ रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्पस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइंग एन इशू। सबसे पहले लुक केयरफुली, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट, व्हाट डज़ द ऑथर वांट टू से अबाउट द सब्जेक्ट, कि ऑथर क्या कहना चाहता है सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि मेन सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है। फिर आप लोगों ने देखना है कि ऑथर जो है, लिखने वाला राइटर जो है या फिलोसोफर या जो भी है, वो कहना क्या चाहता है उस सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप लोगों ने देखना है ऑथर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, केयरफुली रीड करना है किन चीज़ों को, टाइटल को, मेन हेडिंग को, सब हेडिंग को, ओपनिंग पैराग्राफ को, मतलब पैराग्राफ की स्टार्ट की लाइंस को,
और लास्ट पैराग्राफ को, मतलब जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है ना पूरे पीस ऑफ लिटरेचर के आपके पास जो होगा टेक्स्ट होगा, उसके अंदर जो लास्ट पे पैराग्राफ होगा वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, उसको पढ़ें। उससे आप इशू फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इशू को। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे इशू फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल की आइडिया। लुक फॉर द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को की आइडिया का पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज दिस पैसेज डिस्कस ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। के जो आप लोग पैसेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, एक पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। डज द इंफॉर्मेशन कंटेन आ रेफरेंस टू टाइम। कोई टाइम का जिक्र है उसके अंदर, रेफरेंस है टाइम का कि यहाँ से इस टाइम शुरू हुआ था ये काम और फिर अभी ये टाइम चल रहा है या इस तरह का। नेक्स्ट, डज द टेक्स्ट नेम अ प्लेस। के जो आप लोगों ने पैसेज पढ़ा उसके अंदर कोई प्लेस का नाम है, किसी चीज़ का जिक्र किया हुआ है, यहाँ से ताल्लुक़ रखता था वो बंदा या ये इस तरह का। उसके अलावा डिड यू फाइंड अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट हैपेंड। कि आपको कोई रीज़न या एक्सप्लेनेशन मिली किसी चीज़ के बारे में जो हो रहा है, उस पूरे पैसेज के अंदर स्टोरी बताई जा रही है उसके ऊपर। इस तरीके से आप की आइडिया फाउंड कर सकते हैं कि मेन आइडिया है क्या इसके अंदर आ रहा, की आइडिया सॉरी। डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अ मेथड और अ थीरी। उसके अलावा कुछ राइटर्स क्या करते हैं कि अपने किसी पीस ऑफ वर्क को वो रेफरेंस देते हैं किसी थीरी के साथ या कोई एक ख़ास मेथड यूज़ करते हैं, तो उसको आप लोगों ने जज करना है कि कौन सा मेथड चल रहा है इसके अंदर या कोई थीरी बताई हुई है इसके अंदर उन लोगों ने। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि इसका की आइडिया क्या आ रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेन आइडिया। अब मेन आइडिया हम लोग पहले भी पढ़कर आ रहे हैं, लेक्चर जो हम लोग कंसेक्टिवली ले रहे हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को मेन आइडिया बताया था। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि फर्स्ट वो क्या कहते हैं, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई अ मेन आइडिया दैट इज़ डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट। मेन आइडिया फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को डायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया होता है। मेन आइडियाज़ हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि मेन आइडियाज़ आर ऑफन फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। कि या तो वो पैराग्राफ के बिगिनिंग के अंदर होंगे। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफन एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज। के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो पैसेज है वो किस बारे में उसकी डिस्कशन हो रही है, कौन सा उसका मेन सब्जेक्ट है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। उसके अलावा में सेकंड क्या है, मेन आइडियाज़ आर आल्सो फाउंड इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ। जो लास्ट पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आप लोगों की कंक्लूजन चल रही होगी होल टेक्स्ट की, उसके अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर आप मेन आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा द मेन आइडिया can be expressed as a summation of information in the paragraph as well as a link to the information in the next paragraph। कि जहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दे रहे हो किसी ख़ास चीज़ के बारे में, ठीक है, एक ही चीज़ के ऊपर बात चलती आ रही हो कंसिस्टेंटली, वो आपका मेन आइडिया हो सकता है। उसके अलावा द मेन आइडिया इज़ नॉट ऑलवेज क्लियरली स्टेटेड। बाज़ों का जो होता है मेन आइडिया आप लोगों को क्लियरली नहीं पता चलता। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई अ मेन आइडिया व्हेन इट इज़ इन्फर्ड और इम्प्लाइड। इन दोनों का मतलब एक तरह का ही है कि आप लोगों को सजेस्टिंग वर्ड्स दे दिए जाएं पैराग्राफ के अंदर जिससे आप लोग मेन आइडिया को फाइंड आउट कर सकें, या वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में दे दिए जाएं, या वो आप लोग अपनी थिंकिंग से खुद से आप निकाल लें कि अच्छा ये इसका मेन आइडिया हो सकता है। तो सजेस्टिंग वर्ड्स आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं जिनके अंदर इस तरीके से वो मेन आइडियाज़ देते हैं कि डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बताते कि ये मेन आइडिया हो सकता है, बल्कि सजेस्टिंग वर्ड्स दे देते हैं, तो उसके वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर क्या बताते हैं कि इट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू अदर वर्ड्स इन द पैराग्राफ। कि ये दूसरे वर्ड्स यूज़ करके आप लोगों को पैराग्राफ के अंदर बताया जा सकता है मेन आइडिया। अब इम्प्लाइड मेन आइडिया जो होता है वो क्या कह रहे हैं कि कैन बी फाउंड इन सेवरल वेज़। कि सेवरल वेज़ हैं उसको फाइंड आउट करने की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। कि सेवरल सेंटेंस इन ए पैराग्राफ कैन इम्प्लाई द मेन आइडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द टॉपिक। अब वो क्या आपको बताएंगे, अभी आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो आप लोगों को पहले ही बता देंगे मेन आइडिया कुछ फैक्ट्स बताकर।
कुछ फैक्ट्स बताएंगे आप लोगों को स्टार्ट में ही, और टॉपिक के शुरू होने से पहले ही वो बताएंगे, जो आप लोगों को मेन आइडिया बता देगा। और उसके अलावा वो क्या बता रहे हैं कि इम्प्लाइड आइडियाज़ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट्स, रीजंस और एग्जांपल्स दैट गिव हिंट्स और सजेशंस कंसर्निंग द मेन आइडियाज़। कि आप लोगों को फैक्ट्स ऐसे दिए जा सकते हैं, कोई रीजंस दे दी जा सकती हैं, या कोई इस तरह की एग्जांपल्स दे देते हैं जिससे आप लोगों को हिंट मिल जाता है, अच्छा तो ये मेन आइडिया हो सकता है। These hints will be clues leading you to discover the main idea in the selected text। वैसे तो अब हम लोगों ने मेन आइडिया का पढ़ा था कि जी ये फर्स्ट सेंटेंस में मिल जाता है, या पैराग्राफ के लास्ट में मिल जाता है, या कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर मिल जाता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या मिली कि ये इम्प्लाइड वे में भी मिलता है, कि आप लोगों को डायरेक्टली नहीं बताते वो, और इस तरह के मेन आइडियाज़ फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट सा होता है। तो उसके अंदर वो आप लोगों को क्या करते हैं, फैक्ट्स बता देते हैं, रीजंस बता देते हैं, या एग्जांपल्स ऐसी दे देते हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाता है, अच्छा तो इसका ये है मेन आइडिया। आप लोगों को वो खुद ही क्लूज़ दे देते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स देखेंगे कि टेक्स्ट किन किन वेज़ के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। सबसे पहले कंपैरिजन और कंट्रास्ट, ये तो हम लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंसेस बताएं, सिमिलैरिटीज़ बताएं। तो हम लोग कंपैरिजन और कंट्रास्ट को अगर देखें तो टेक्स्ट दैट शोज़ लाइक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर थिंग्स आर आइडियाज़। कि आप लोगों को पता है कंपैरिजन के अंदर हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, और कंट्रास्ट के अंदर हम दो चीज़ों के अंदर जो अपोजिट चीज़ें होती हैं हम वो तलाश कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लिटरेचर को लें तो हम लोग देखेंगे कि एक कैरेक्टर की ये खूबियाँ हैं, दूसरे कैरेक्टर की ये खूबियाँ हैं। और अगर हम लोग कंपैरिजन के अंदर देखें तो हम कहेंगे इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर में ये चीज़ बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं। तो वो अब वो थिंग्स का भी हो सकता है, वो आइडियाज़ को भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रही है क्रोनोलॉजिकल। अब ये है टेक्स्ट दैट शोज़ टाइम सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, के एक तरीके का ये टाइम सीक्वेंस बता रही होती है कि 1992 में ये काम हुआ, फिर 1994 में हुआ, फिर 1996 में हुआ, फिर 1998 में हुआ। इस तरह का एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। या फिर ये इवेंट्स बताती है ऑर्डर के साथ एक टेक्स्ट के अंदर, कि पहले वो लोग मिले, फिर उन लोगों की शादी हुई, फिर उन लोगों के बच्चे हुए, फिर उन लोगों की इस तरह, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस या ऑर्डर चलता आ रहा होता है इवेंट्स का। उसके बाद क्या आ रहा है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंड एंड व्हाई और गिव्स रीज़न फॉर व्हाट हैपेंड। कि कॉज और इफ़ेक्ट ये टेक्स्ट उस तरह की होती है जिसके अंदर वो एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, या कोई रीज़न बताई जाती है कि क्या हुआ और किस लिए हुआ, ठीक है। तो ये काज एंड इफ़ेक्ट होते हैं। या इफ़ेक्ट आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इस चीज़ का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, या ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। ये इस तरह की चीज़ें फिर वो अलग कर दी जाती हैं कि एक नॉवल के अंदर इस तरह हुआ, क्लाइमैक्स हुआ, फिर इसने ये गलती की, इस वजह से ये हुआ। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट दैट शोज़ ग्रुप्स एंड डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ दैट ईच ग्रुप हैज़। ये टेक्स्ट वो होती है जो ग्रुप्स को शो करती है, एंड डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ दैट ईच ग्रुप हैज़। के एक तो ये क्लासिफिकेशन जिस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि इस तरीके से ग्रुप्स का बताती है। फिर ये बताती है कि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है। और फिर वो बताती है कि इन ग्रुप्स की ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार चीज़ों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग देखें अगर कि मस्कन क्या होता है, मस्कन होता है ना कि ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहता है और अपनी ज़रूरत की अशिया को हासिल कर सकता है। तो मस्कन कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है आबी और एक होता है ज़मीनी, ठीक है। अब आबी के अंदर क्या क्या आगे से चार ग्रुप्स आ रहे हैं कि आबी के अंदर कुतबी इलाका आता है, समुद्री इलाका आता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ज़मीनी के अंदर सहरा आ जाता है और जंगल आ जाता है। तो इस तरह की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी। तो इस तरीके से ये हम लोगों को ग्रुप्स बताती है, ग्रुप्स के फिर क्वालिटीज़ बताती है।
अब क्वालिटीज़ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा आबी के अंदर फिर आगे दो आ रहे हैं, नमकीन पानी और समुद्री पानी और कुतबी इलाका और ताज़ा पानी और इस तरह की चीज़ें। तो फिर उनके अंदर नमकीन पानी के अंदर कौन से जानवर पाए जाते हैं, अच्छा ताज़े पानी में कौन से जानवर पाए जाते हैं और कुतबी इलाके में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फिर उनकी हम लोगों को क्वालिटीज़ पता चलेंगी। इसी तरह ज़मीनी के अंदर हम लोगों को पता सहरा आ गया, जंगल आ गया, घास का मैदान आ गया, इस तरह की चीज़ें। तो उसके अंदर हम लोगों को जंगल में अच्छा कौन से जानवर पाए जाते हैं, अच्छा सहरा में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने उनकी क्वालिटीज़ बता के डिफरेंस कर लिया, ठीक है। और इस तरह ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने टेक्स्ट के साथ भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। टेक्स्ट दैट डिटेल्स अ प्रॉब्लम एंड ऑफर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कि ये वो टेक्स्ट होती है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम बताती है, सबसे पहले डिटेल अ प्रॉब्लम, देन ऑफर अ सोल्यूशन, फिर वो सोल्यूशन भी देती है टू द प्रॉब्लम का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या सीक्वेंस। टेक्स्ट दैट लिस्ट स्टेप्स और हाउ टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और लिस्ट आइडियाज़ और टॉपिक्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं इम्पोर्टेंस या सीक्वेंस, किसका, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या सीक्वेंस के ऑर्डर की इम्पोर्टेंस या सीक्वेंस के बारे में बताया जा रहा है कि टेक्स्ट ऐसी टेक्स्ट जिसके अंदर स्टेप्स की लिस्ट बताई हुई हो या कंप्लीट एक्टिविटी बताई हुई हो कि कैसे उसको कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पहले आप लोगों ने मतलब एक एक्टिविटी बताई हुई हो, उसके सारे स्टेप्स बताए हुए हों, या आपको लिस्ट ऑफ आइडियाज़ बताया हुआ हो कि अच्छा ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। आइडियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के दिए हुए हैं। जिस तरह अभी हम लोगों ने मेन आइडिया पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कितनी किस्म के उसने आइडियाज़ बताए हुए हैं कि यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या सीक्वेंस है, ठीक है। उसके अलावा वो आपको बताए टॉपिक्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, या ऐसे टॉपिक जिसके अंदर वो आपको बताए ऑर्डर एक लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ या ग्रेटेस्ट से लीस्ट की तरफ, कि यहाँ तो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ तो ग्राफ जा रहा है हम लोगों का, या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो ये हम लोगों की टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हो गई। कितने किस्म की हैं, 6 किस्म की हैं। ये आप लोगों को होप सो क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो होप सो आप लोग उसको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों को की डिटेल्स देखनी है टेक्स्ट के अंदर। कैसे देख सकते हैं कि रीड क्लोजली टू डिटरमाइन व्हाट द टेक्स्ट सेज एक्सप्लिसिटली, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों ने उसको खोल कर देखना है, सही से उसको हर तरह से आप लोगों ने जज करना है, पढ़ना है सही से ध्यान से कि क्या कह रहे हैं वो टेक्स्ट के अंदर, एंड टू मेक लॉजिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम इट। फिर आप लोगों ने खुद थोड़ी सी अपनी जहन को दौड़ाना है, अपने थोड़ी सी थिंकिंग करनी है कि कौन सी इसके साथ लॉजिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है लोकेट स्पेसिफिक टेक्सचुअल एविडेंस। कुछ आप लोगों ने स्पेसिफिक टेक्सचुअल जो हैं उनको एविडेंस के तौर पे इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द टेक्स्ट, और कंक्लूजन जो आप लोगों को दिखाई जा रही है टेक्स्ट के अंदर उसको भी आप लोगों ने साइड पे कर लेना है। अब क्या करना है, लुक फॉर द स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ द थीम। अब आप लोगों ने उन स्टेप्स को देखना है जो आप लोगों को मेन थीम दिखा रही है अपनी पूरी टेक्स्ट के अंदर, जो डेवलपमेंट ऑफ थीम है, ठीक है। फिर लोकेट गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप लोगों ने जो फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद सर्च फॉर द कीवर्ड्स इन हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, आप लोगों ने कीवर्ड्स को ढूंढना है हेडिंग के अंदर जो दिए गए हों या पैराग्राफ के अंदर दिए गए हों। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इंटरप्रेट वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज दे आर यूज्ड इन ए टेक्स्ट, कि आप लोगों ने वर्ड्स और फ्रेजेस को ऐसे ही इंटरप्रेट करना है जैसे वो उनका इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट के अंदर, इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग टेक्निकल कनोटेटिव एंड फिगरेटिव मीनिंग एंड एनालाइज हाउ स्पेसिफिक वर्ड चॉइसेस शेप मीनिंग आर टोन। अब आप लोगों ने इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, टेक्निकल भी, कनोटेटिव भी, फिगरेटिव मीनिंग्स भी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट को उस हिसाब से समझना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने एनालाइज करना है कि स्पेसिफिक वर्ड चॉइसेस जो हैं उनको कैसे शेप दी गई है, मीनिंग से या टोन से। मीनिंग और टोन जो है ये आगे हम लोग देखेंगे, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, टोन क्या होती है, बायसनेस क्या होती है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एविडेंस क्या होता है,
ये सारी चीज़ें अगर हम लोग आगे देखेंगे ओपिनियन रीडिंग के अंदर। आज का लेक्चर हम लोगों का इतना ही होगा, क्योंकि आज के लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ यही देखना था कि की डिटेल्स कैसे फाउंड आउट करते हैं, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हम लोगों ने देखी, मेन आइडिया हम लोगों ने देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं, की आइडिया देखा, इशू देखा और पर्पस देखा। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।